माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है, तो यह व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 9,289 किलोमीटर है। तो आप याद रखिएगा, इससे यही सारे इन्फॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यह जो सेंट पीटर्सबर्ग है यह मॉस्को के पास का जगह है और वहाँ से व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाली यह रेलवे है और यह वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे है, जिसकी लंबाई जो है 9,289 किलोमीटर है। महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो यह गुजरात से संबंधित थे। इनके बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। तो महमूद बेगदा जो थे वो गुजरात का छठा सुल्तान था और इन्होंने 13 वर्ष की गद्दी उम्र में ही गद्दी पर बैठे थे। 52 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया था और इनको जो बेगड़ा की उपाधि दी गई थी, यह गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर को किला के ये 3 किला, गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर, ये 3 किला को जीतने के बाद इन्हें बेगदा की उपाधि दी गई थी और यह अपने वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और इन्होंने मुस्ताफाबाद की रचना की स्थापना की थी। आपसे यह भी पूछा जाता है मुस्ताफाबाद का स्थापना किन्होंने किया था? तो यह महमूद बेगदा ही थे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी था, उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि जीएसटी कब लागू किया गया। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से देश में लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यह क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया गया। यह सही है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। यह गलत कथन है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, यह भी सही है। और जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा, यह भी सही है। मतलब बी नंबर को छोड़ के अन्य सभी कथन सही हैं। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो डार्क महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को डार्क महाद्वीप कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप समझिए कि अफ्रीका जो था वह यूरोप वासियों के लिए, जो यूरोपीय व्यक्ति थे, चाहे पुर्तगाली, डेनिश, डच जो भी हों, उनके लिए अफ्रीका जो था वह डार्क महाद्वीप इसीलिए कहते थे क्योंकि इसका कोई अता पता नहीं था। भूमध्य सागर जो है उसके नीचे का जो भी एरिया अफ्रीका आता है और उसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए वो इसे डार्क महाद्वीप के नाम से जानते थे। पहाड़ियों के निचले सतह और घाटियों की रेतों में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो इसे कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जो जमा चट्टान होता है, खनिज होता है, उसे हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यह आज जो 27 को जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? तो वहाँ पे उसका आंसर था डेनमार्क। और यहाँ पे कुछ वैसा ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत 1896 ईस्वी में ग्रीक एथेंस में हुई थी और यह जो खेल है यह 16 डेज के लिए खेला जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल 16 डेज के लिए खेला जाता है। बीहर
रेविन्स जिसे कहा जाता है, आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा चंबल के नदी घाटी में पाया जाता है। और आपने एक मूवी भी देखा होगा बैंडिट क्वीन, जिसमें चंबल के डाकुओं का जीवंत चित्रण किया गया है। तो ये वही चंबल और बिहार की बात हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है वह मासिन डैम है। और मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। तो मेघालय में दो स्थल की बात किया गया है, चेरापूंजी और मासिनराम। तो चेरापूंजी में 1012 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है और मासिनराम में 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेरापूंजी का कितना है 1012 सेंटीमीटर और मासिनराम का कितना है 1221 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में ही होती है। यह मेघालय का ही स्थान है, इतनी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय सरकारीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए यह सरकारीय आयोग बनाया गया था और इसमें 3 सदस्य थे। डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सरकारीय आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 ईस्वी में किया था और इसके जो अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो थे रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया। अभी आप प्रश्न में देखा था RS सरकारिया, तो उनका फुल फॉर्म है रणजीत सिंह सरकारिया। और इसका कार्य जो होता है भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना है। और जो आपने वहाँ पे 3 सदस्य देखा था उसमें तो पहले तो RS सरकारिया जिनका नाम पूरा था रणजीत सिंह सरकारिया, और इनके जो अन्य 2 सदस्य थे वो B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। RS और SR ऐसे नाम याद रखिएगा। RS रणजीत सिंह सरकारिया जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य जो थे वो B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन शामिल थे। रिले शब्द डैश से संबंधित है? तो यह जो है रनिंग से संबंधित है। एथलीट्स का जो रनिंग होता है उससे संबंधित शब्द है रिले। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो आपको भी मालूम होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। तो 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में स्वीकृत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह नागालैंड जो है वो हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 280 है जिसमें वित्त आयोग की चर्चा की गई है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है वित्त आयोग। आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो अभी जो लास्ट वित्त आयोग है वह है 15वां वित्त आयोग और उसके जो अध्यक्ष हैं वह NK सिंह हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये तो आपको मालूम ही होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर अन्य की बात करें तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार हैं और अगर CEO की बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के जो हैं वह अमिताभ कांत हैं। तो यह आपसे पूछा जाता है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। प्रकाश 1 साल में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है?
5 बिलियन किलोमीटर, 10 बिलियन किलोमीटर, 5 ट्रिलियन किलोमीटर या 10 ट्रिलियन किलोमीटर। यह कुछ प्रकाश वर्ष का जो डेफिनेशन है उसी से जुड़ा हुआ है। तो एक अलग तरीका से प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा प्रकाश एक साल में कर सकता है। आपको भी मालूम होगा प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होता है। उस अनुसार से जब निकाला गया तो यह 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत, जिसे हम बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट कहते हैं, प्लाज्मा घनीभूत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ की अवस्थाएं हैं जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान के तहत ठंडा करके तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी नंबर होगा, बोस आइंस्टीन घनीभूत, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट इसे ही कहा जाता है। अगर बात करें तो पदार्थ की, वैसे आपने 3 अवस्थाएं बचपन में पढ़ी होगी, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन अब हायर लेवल में हमें 5 अवस्थाएं पढ़ने को मिलता है, ठोस, द्रव, गैस और जो होता है 2 अन्य अवस्थाएं, वह एक प्लाज्मा और उसके बाद 5वीं अवस्था जो होती है वो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। तो पहला जो है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा, यानी राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप होता है, यह गलत है। अगर हम यही कहते कि राज्य में जो राज्यपाल का पद होता है वह केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप होता है तो यह सही होता, यानी ए नंबर गलत है। बाकी अन्य सभी तथ्य मुख्यमंत्री के बारे में सही है। गैल्वेनीकरण जो होता है जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। निकेल, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वह जिंक ही होगा। आप भी जानते हैं गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वह लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का जो परत होता है वह चढ़ाया जाता है, इसे हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो डी नंबर सही आंसर होगा। अपोलो 11 प्रथम कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 1975 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1958 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी अपोलो 11 जो था वह 1969 ईस्वी में चांद पर उतरा था और यह पहला कृत्रिम उपग्रह था। आपको पता ही होगा, इधर ही हाल के ही एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये जो थे चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे और ये उसी अपोलो 11 यान की सहायता से वहाँ तक पहुँचे थे। कितने ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। डैश एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है।
आपका जो ऑप्शन है वह है पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, हिमालय, सतपुरा रेंज। यहाँ पे 2-3 हिंट आपको दिया गया है, जैसे कि पश्चिमी तट के समांतर चलती है, भारत का महान ढलान कहा जाता है और जैव विविधता का सबसे आकर्षक केंद्र है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह पश्चिमी घाटी ही होगा, बी नंबर सही आंसर होगा। और ये सब नाम जो उपनाम इसे दिया गया है वह भी याद रखिएगा, कभी कभी आपको सीधा ही कहा जाएगा। निम्न में से कौन सा भौगोलिक भाग जो होता है भारत का, उसे हम भारत के महान ढलान के नाम से जानते हैं, या फिर सबसे जैव विविधता का सबसे आकर्षक केंद्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी का आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाटी। सिमलीपाल वायु रिजर्व कहाँ स्थित है, असम, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी उड़ीसा में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, लेखराज खूबचंद कृपालनी ने, भक्ति विनोदा ठाकुर ने, उपासनी महाराज ने। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद जो थी उसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किन्होंने किया था, 1893 ईस्वी में विश्व के धर्म संघीय संसद में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वह स्वामी विवेकानंद ने किया था, 1893 ईस्वी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंध है, प्रयत्न, अक्षय पात्र, गूंज, उड़ान। ये सारे प्रश्न रेलवे के पूछे गए प्रश्न हैं और आपने आज के एग्जाम को भी देखा होगा। 28 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कुछ इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिले हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित हैं, प्रयत्न, अक्षय पात्र, गूंज, उड़ान। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा गूंज फाउंडेशन से यह जुड़े हुए हैं अंशु गुप्ता, और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो गूंज फाउंडेशन है, जो गूंज संस्था है, एनजीओ है, इसका काम है कि जो शहर में अनुपयोगी वस्तु होता है उन सभी को गांव में इस्तेमाल करने लायक, मतलब गांव तक पहुंचाना और उसका इस्तेमाल करना। अनुपयोगी वस्तु ना कहें, आप ऐसे कहें कि जो पुरानी वस्तुएं हो जाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में कोई चीज़ जिसका इस्तेमाल शहरों में पहले किया गया है और उसे फिर बाद में गाँव में शिक्षा के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसे गाँव में इस्तेमाल करके गाँव को बेहतर बनाने का काम गूंज फाउंडेशन करता है। और इसके जो संस्थापक हैं वह अंशु गुप्ता हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामासूत्र किसने लिखी थी, तो आपको सही आंसर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। कामासूत्र के जो रचयिता हैं वह वात्सायन हैं। सही आंसर डी नंबर होगा। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो यह तो आपको मालूम ही होगा, रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज की थी, विलियम कॉनरॉड रॉन्टजेन ने। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, यह पहली अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था 1990 ईस्वी में किया गया था। तो निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको दिख ही रहा है लेपाक्षी मंदिर यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है, लंबी कूद जिसे आप हाई जंप कहते हैं, स्प्रिंट दौड़ जिसे आप कहते हैं, मैराथन, या फिर खो खो। तो आंसर आपको दिख ही रहा है, खो खो जो होगा वह सही आंसर होगा। यह एक व्यक्तिगत खेल नहीं है, इसमें 9 लोग
शायद अगर मैं सही हूँ तो 9 लोग इसमें एक प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। तो और लंबी कूद जैसे है या फिर दौड़ है या फिर मैराथन है, तो ये सारे खेल व्यक्तिगत खेल होता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसमें जय विज्ञान जो ऐड किया था वह हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है? तो एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें पेरिवियन तटीय प्रदेश से गर्म हवाएं, गर्म समुद्री लहरें यह बहती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल नीनो। एल नीनो इफेक्ट जो है अपने मौसम पे बहुत प्रभाव डालता है। जो हमारा मानसून होता है वह एल नीनो से प्रभावित होता है, इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र से संबंधित हैं खसाबा जाधव, और यह एक एथलीट हैं, मतलब ये कुश्ती से जुड़े हुए एक एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 के समर ओलंपिक गेम में। देखिए 1952 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल 1952 के समर ओलंपिक में जीता था। कुश्ती से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिसिस बल, इसे ही कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है और उसे हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं। यह भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीव युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होती है उसका नाम क्या है? क्लोरोरैम्फेनिकॉल। और यह एक एंटीबायोटिक भी होता है। तो क्लोरोरैम्फेनिकॉल यह जो है सही आपका आंसर होगा। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहाँ पे भी आपको आज भी ये दवाइयाँ चलती है। और यह एक तरह का क्लोरीन युक्त सूक्ष्मजीवों द्वारा मिट्टी द्वारा उत्पादित पदार्थ होता है, एंटीबायोटिक होता है। ए वाइड रेंज ऑफ द एंटीबायोटिक होता है जिसमें आप हर एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन ये तो हो चुका है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड का जगह है लुसाने, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ संस्था है ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन फेडरेशन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो नागरिकता से जुड़ा हुआ जो भी कानून बनाया जाता है वह बनाने की शक्ति संसद के ही पास होती है। डी नंबर सही आंसर होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? 1966 ईस्वी में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, और उसके बाद द्वितीय सुधार आयोग भी बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता वीरप्पन मोइली ने किया था। तो यह बात हो रही है कि प्रारंभ में जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो मोरारजी देसाई ने की थी। कितना में? 1966 ईस्वी में। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव के लिए विकसित होता है? तो आपने 12th के बायोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा।
एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जो जनन होता है, उसका एक स्पेशल टाइप में आपने पढ़ा होगा, पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल अलैंगिक जनन तो पहले से ही है, और इसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना ही नए जीव का विकास होता है। यह बहुत सारे कीट, इंसेक्ट में भी यह पाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड जो होता है उस आकार में हड़प्पा के कस्बों को बनाया गया था। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? आपका सही आंसर है 2022 तक किसान ने लक्ष्य रखा है कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। कब तक? 2022 तक। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ताप के स्थानांतरण, यह भी एनर्जी का जो मात्रक होता है वह कैलोरी होता है, और ताप भी एक तरह का हीट जो है वह भी एक तरह का एनर्जी है। इसके स्थानांतरण को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित करती है? तो आपका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 16 है। इसके तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास जो भी होता है उसमें रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित करती है। अनुच्छेद 16। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान और हीनयान, यह दो शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। पीछे की ओर मुड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बाट्रॉस, बाज। आपको बताना है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर। हमिंग बर्ड जो है वह पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है, हमिंग बर्ड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यह कहाँ पे स्थित है? बहुत ही फेमस जगह है, आपको उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी बेंगलुरु में जो है यह भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क, लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। सही आंसर होगा बी नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क। यह लैन का फुल फॉर्म होता है। इसी तरह आपसे वैन का फुल फॉर्म, WAN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारे फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, जिसे आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? कौन सी मिट्टी जो है कम पोरस है? तो रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉयल, गाद भरी मिट्टी, सिल्टी सॉयल, चिकनी मिट्टी, क्ले सॉयल, खारी मिट्टी, सलाइन सॉयल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल में सब कम छिद्र होता है, यानी सबसे कम पोरस जो होता है वह क्ले सॉइल होता है, और इसीलिए
इसमें जो मिट्टी का अवशोषण, जो पानी के अवशोषण की क्षमता होती है वह बहुत ही कम होती है क्ले सॉइल में। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 23 के साथ। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 23 के साथ।